प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष और हम पूर्व कक्षा में दल प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दल प्रणाली के प्रकारों पर या दल प्रणालियों के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम जो हैं, उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दल प्रणाली के दौरान हमने देखा कि दल जो हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए बहुत आवश्यक माने गए हैं और हमने दलों के गुण और दोषों पर भी विचार विमर्श किया था, दलों की परिभाषाओं और अर्थ को भी समझने का प्रयास किया था। इसके साथ ही इसकी जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी और साथ ही साथ मेरिट और डिमेरिट भी हमने चर्चा की थी। लेकिन आलोचनाएं बहुत सारी इनकी की जा सकती हैं और वास्तव में कई सारे डिमेरिट्स इनमें पाए जाते हैं। लेकिन वस्तुतः सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी लेखक, दार्शनिक या प्रवक्ता जो है वो ऐसा तंत्र या ऐसी जो विशेषता है, ऐसी प्रणाली वो नहीं दे पाए जो दलों के अभाव में शासन का संचालन कर सके। और यही कारण है कि एक आवश्यक बुराई के रूप में दलों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में और करीब सभी शासन व्यवस्थाओं में आधुनिक काल में स्वीकार किया जाता है, या दल के बिना शासन संचालन संभव नहीं है, ऐसा निश्चित रूप से माना जाता है। कुछ लोग इनके उन्मूलन का सुझाव करते हैं, किंतु ये बिल्कुल अव्यवहारिक सुझाव है। जब तक जनतंत्र हैं तब तक राजनीतिक दल प्रणाली को जारी रखना पड़ेगा, एक नेसेसरी इवल के रूप में, बुराई के रूप में। बिना इसके किसी भी प्रजातांत्रिक देश में शासन का संचालन संभव नहीं है। इसीलिए राजनीतिक दल प्रणाली को समाप्त करना संभव नहीं है। हाँ, ये बात अवश्य है कि इसमें जो गंभीर दोष हैं इस प्रथा में, इस प्रणाली में, उनको समाप्त नहीं तो कम अवश्य किया जा सकता है। और इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जिस देश के नागरिक जितने समझदार होंगे, जितने वाइजरी होंगे, निश्चित रूप से वह बहुत कम उनके दुष्प्रभाव में आएंगे और वास्तविकता के आधार पर दल प्रणाली को सपोर्ट करेंगे, या अच्छे दल जो आदर्शवाद को लेकर चलेंगे या निश्चित रूप से धरातल पर कार्य करेंगे, उनको जो है मत मिलना चाहिए। आगे हम दल प्रणाली के प्रकारों पर बात करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पार्टी सिस्टम या टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, मुख्यतः 3 प्रकार की दल प्रणाली है। प्रथम जो प्रकार है उसमें एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली नाम से भी हम बहुत कुछ समझ रहे हैं। सिंगल पार्टी सिस्टम, एक दल प्रणाली। आधुनिक युग में जब सभी प्रकार की राज व्यवस्थाओं के संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक माने जाते हैं, परंतु जब किसी राज व्यवस्था में केवल एक ही राजनीतिक दल पाया जाता है तो एक दल प्रणाली उसे कहा जाता है। इस प्रणाली में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है, वही सत्तारूढ़ होता है। एक दल प्रणाली मुख्यतः सर्वाधिकारवादी राज्यों में, सर्वसत्तावादी राज्यों में पाई जाती है। तो एक दल प्रणाली का अर्थ शासन व्यवस्था का मुख्य आधार एक ही दल, शासन व्यवस्था का मुख्य आधार एक ही दल। तो अब यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि लोकतंत्र में तो एक दल शासन का आधार हो नहीं सकता है, तो कौन से शासन प्रणाली में होगा? ये सर्वसत्तावादी राज्यों में पाया जाएगा, सर्वाधिकारवादी या सर्वसत्तावादी राज्यों में। सर्वसत्तावादी राज्यों में बहुधा सिंगल पार्टी सिस्टम ही पाया जाएगा। मुख्यतः सैद्धांतिक आधार जो है वामपंथी दक्षिणपंथी हों या वामपंथ हों, जो साम्यवादी शासन सर्वसत्तावादी हैं, यहाँ पर पाया जाता है। यद्यपि दोनों के सैद्धांतिक आधारों में भिन्नता है। दक्षिणपंथी एक दलीय व्यवस्था की मान्यता है कि संपूर्ण राष्ट्र का एक ही हित होता है, अतः एक राष्ट्र में एक ही दल भी होना चाहिए।
वामपंथ अर्थात साम्यवादी सर्वसत्तावादी व्यवस्था की मान्यता है कि श्रमिकों के अधिनायक तंत्र में केवल श्रमिक वर्ग ही होता है और इस वर्ग के हित का प्रतिनिधित्व भी एक दल द्वारा ही किया जा सकता है। यद्यपि दक्षिणपंथ और वामपंथ दोनों में एक दल प्रणाली के सैद्धांतिक आधार पृथक पृथक हैं, तथापि दोनों की मान्यता यही है कि एक ही दल होना चाहिए, क्योंकि साम्यवादी जो सर्वसत्तावाद है, दक्षिणपंथी जो वामपंथी जो सर्वसत्तावाद है, वो श्रमिक वर्ग के अधिनायक तंत्र में विश्वास करता है और श्रमिकों का एक दल संपूर्ण राष्ट्र के लिए आवश्यक मानता है। इसी रूप में जो वामपंथी दक्षिणपंथी साम्यवाद हैं, वो इसका जो आधार है वो संपूर्ण दल, क्योंकि राष्ट्र का एक हित मानता है और एक हित का प्रतिनिधित्व एक दल द्वारा किया जा सकता है। इससे पूर्व हम अगर बात करें तो हमने अधिनायक तंत्र में पढ़ा था, इस बात का जिक्र किया था कि जो सर्वसत्तावादी प्रकार का शासन होता है, अतिवादी जो शासन होता है, उस शासन में एक ही नियम मान्य होता है, एक दल, एक नेता, एक देश, एक नीति। नेता भी एक, दल भी एक, नीति भी एक, देश भी एक, और एक दल प्रणाली इसी प्रकार के सर्वसत्तावादी राज्यों में पाई जाती है। उदाहरण अगर हम लेवें तो हमारे पड़ोसी देश चीन का उदाहरण लिया जा सकता है। चीन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चीन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब हमें यहाँ ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि दूसरा दल वहाँ पर होगा ही नहीं, दल तो हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन शासन का वास्तविक आधार एक ही दल होता है, शासन का वास्तविक आधार एक ही दल होता है। और जैसा कि हमने साम्यवाद में भी पढ़ा था, अधिनायक तंत्र में पढ़ा था, और उसके साथ ही दलों के प्रारंभ में भी हमने पढ़ा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के लिए एक उर्वरा भूमि की तरह कार्य करती है, जबकि सर्वसत्तावादी जो अधिनायकवादी राज्य होते हैं वो दलों के लिए अनुपजाऊ भूमि की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि वहाँ दलों का आधार जो हमने जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस माना था, सबसे प्रारंभ दलों का आधार इस रूप में ही माना था कि व्यक्तिगत भिन्नताएं वास्तव में मानव स्वभाव में ही दलों का निर्माण जो है निर्माण का आधार है। तो यहाँ पर हमने ये कहा था कि जो दल हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही बनाए जाते हैं या उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हुए अस्तित्व में आते हैं। तो लोकतंत्र में तो प्रत्येक विचार को मान्यता प्राप्त होती है, प्रत्येक विचारधारा को मान्यता प्राप्त होती है, प्रत्येक गतिविधि क्रियाकलाप या मान्यता को जो है वहाँ पर मान्यता प्राप्त होती है। लेकिन सर्वाधिकारवाद में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत जो भिन्नताएँ हैं, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेज हैं या जो उनका जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल जो अप्रोचेज हैं, उन सब को वहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं होती है। यही कारण है कि वहाँ बहुलवादी समाज का संगठन नहीं हो पाता है और एक यूनिफॉर्म जो सिविल सोसाइटी है उसी का निर्माण वहाँ पर होता है। इसीलिए सर्वसत्तावादी राज्यों में सिंगल पार्टी सिस्टम डोमिनेंट होता है। तो हमें यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट ये नहीं कहना होगा कि केवल एक ही दल तो दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में शासन में उनका प्रभाव नगण्य होता है, जीरो बराबर होता है। इसीलिए वह मुख्यतः जो है एक दल प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, एक दल का ही वहाँ पर शासन होता है। दूसरा जो प्रकार है द्विदल प्रणाली, द्विदल प्रणाली बाई पार्टी सिस्टम, नाम से भी हम कुछ जान रहे हैं। द्विदल प्रणाली में द्विदल प्रणाली निश्चित रूप से एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां शासन व्यवस्था में दो दल पाए जाते हैं। शासन व्यवस्था में दो मजबूत राजनीतिक दल होते हैं। अब यहाँ भी हमें वही बात समझनी होगी, शासन व्यवस्था में दो दलों की प्रमुखता, शासन व्यवस्था में दो दलों की प्रमुखता, दो मजबूत राजनीतिक दल शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं और वो प्रणाली द्विदल प्रणाली कहलाती है। अब यहाँ भी हमें ये समझना होगा कि केवल दो ही दल नहीं होंगे। किसी राष्ट्रीय समाज में, किसी सिविल सोसाइटी में, राजनीतिक समाज में और भी कई सारे दल वहाँ पर अस्तित्व दिखाई देने के बावजूद भी उस व्यवस्था को हम द्विदल प्रणाली ही क्यों कहते हैं? क्योंकि शासन व्यवस्था में प्रमुखता दो ही दलों की होती है। अगर हम उदाहरण लें इंग्लैंड का, तो वहाँ दो मुख्य दल शासन व्यवस्था का आधार प्रारंभ से रहे हैं, या संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर हम आधार लें तो वहाँ पर शासन व्यवस्था का मुख्य आधार दो ही दल, जैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स रहे हैं।
यहाँ अब हमें प्रश्न ये है कि इन दल प्रणालियों के अपने अपने गुण और अपने अपने दोष होते हैं। जैसा कि एक दल प्रणाली में गुण होता है कि राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति और रक्षा बहुत शीघ्र तरीके से होती है, क्योंकि द्विदल या बहुदल प्रणाली में राष्ट्र एक तरीके से दलों में टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है और राष्ट्रीय एकता का, नेशनल इंटीग्रेशन, अखंडता सुरक्षा का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में कठिनाई होती है, या बहुत बार तो ऐसा होता है कि उस उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, शासक वर्ग कोई निर्णय लेता है तो विपक्षी वर्ग जो है उसका सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं, या कई बार तो ऐसा होता है कि अपने राष्ट्र के विरोधी जो ताकतें होती हैं उनके साथ भी वो उसी देश के विपक्षी दल समन्वय बनाते हुए दिखाई देते हैं और राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये उस प्रणाली का दोष होता है, लेकिन एक दल प्रणाली इस दोष से बची रहती है सब, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय हित प्राप्ति के लिए वर्गीय हितों को त्यागने की प्रेरणा देती है। इसमें दृढ़ शासन संभव होता है और राजनीतिक स्थिरता के कारण तीव्र आर्थिक विकास भी संभव होता है। और अनुशासन की स्थापना, द्विदल और बहुदल प्रणालियों में सामान्य जनता और विभिन्न वर्ग शासन के विरोध की भावना रहती है, और शासन के बाहर के दल अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जनता के इस विरोध का समर्थन करते हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर अनुशासनहीनता का जन्म होता है। लेकिन एक दल प्रणाली इस उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेती है। इसी के साथ इस दल प्रणाली के दोष भी हैं। अलोकतांत्रिक प्रणाली से कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जब जनता के पास दूसरा विकल्प ही नहीं होता है तो फिर हम उसे लोकतंत्र कैसे कह सकते हैं। लोकतंत्र में तो जनता को अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव का अधिकार होता है, जब विकल्प ही नहीं है तो चुनाव किसका किया जाएगा। इसलिए सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में लोकतंत्र के लिए बहुलवाद और खुले समाज की जरूरत होती है, और खुले चुनाव, जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन तथा एक से अधिक राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। तो एक दल प्रणाली इन सबको एक तरीके से रोकती है। अनुत्तरदायी शासन होता है जो राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करता है, क्योंकि वह सीमित शासन की शक्ति जो है वो उसका मनमाना प्रयोग होता है सीमित शासन शक्तियों के प्रयोग के बजाय, इसलिए वह कभी भी राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करने में स्वतंत्र होता है। नागरिक स्वतंत्रताओं का इसमें अंत हो जाता है, विरोधियों का दमन कर दिया जाता है, और नेतृत्व पूजा की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार एक दल प्रणाली के गुण भी हैं, दोष भी हैं। इसी प्रकार जो द्विदल प्रणाली है उसमें जनता अपनी इच्छा के अनुसार शासन का निर्माण कर सकती है, क्योंकि जनता के पास एक से अधिक यानी दूसरा विकल्प भी होता है, और वो दूसरे दल अगर एक दल के शासन से संतुष्ट नहीं है तो दूसरे दल का शासन वो चुनकर अगले चुनाव में ला सकती है। अपने इस विकल्प का प्रयोग करते हुए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा वो जनता कर सकती है। यह प्रणाली अन्य प्रणालियों की अपेक्षा जनतंत्र के अधिक निकट है। इसमें स्थिर सरकार, दृढ़ सरकार का निर्माण होता है। उत्तरदायित्वपूर्ण शासन और मंत्रिमंडल निर्माण में सरलता इसमें पाई जाती है, क्योंकि एक ही दल से मंत्रियों का जो है चुनाव इनको करना होता है। इसमें भी दोष हैं कि राष्ट्र जो है और व्यवस्थापिका दो भागों में बंट जाते हैं। जैसे दो दल होते हैं तो राष्ट्र का एक जन समूह एक दल का विचार से प्रभावित होता है और उसको सपोर्ट करता है। उसी प्रकार विधायिका भी दो दलों में बटी हुई दिखाई देती है, जबकि विधायिका संपूर्ण राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था होती है, राष्ट्र का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन वह विभाजित होता है। दल प्रणाली के रूप में विधायिका दलीय अनुशासन के अनुसार बटी होती है, दलीय हितों के अनुसार बट जाती है और अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाती है। मतदाता की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, क्योंकि दो ही दल होते हैं तो एक को छोड़ के दूसरे का जो है सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। अगर दोनों ही आपको नापसंद हो तो तीसरा विकल्प आपके पास में नहीं है, इसलिए मजबूरन आपको उसमें स्तरीकरण देखना पड़ेगा कि एक जो ज़्यादा अवगुण जिसमें माने जाते हैं उसको छोड़ा जाए, कम अवगुण माने जाते हैं उसको चुनना पड़ेगा। आपको ये जानते हुए कि उसमें दोष हैं, लेकिन आपको उसे चुनना पड़ेगा। सभी हित और वर्गों का प्रतिनिधित्व यहाँ प्राप्त नहीं हो पाता है, और जो बहुमत दल होता है उसमें एक तरीके से एक दल की तानाशाही की स्थापना हो जाती है, क्योंकि अधिकांश बार ऐसा होता है कि जनता कई बार एक दलों को प्रचंड बहुमत प्रदान कर देती है और वहाँ पर एक दलीय निरंकुशता का जन्म हो जाता है, और वो बहुमत की निरंकुशता कहलाती है। जो अल्प मत का जो समूह होता है, जो दल होता है, या उस विचार का जो प्रतिनिधित्व जो वर्ग होता है, उसका एक तरीके से वहाँ कोई सम्मान नहीं रह जाता है। तो इनके अपने अपने दोष और गुण हैं। इसके अलावा तीसरी जो प्रणाली है बहुदल प्रणाली।
बहुदलीय प्रणाली, नाम से ही हम समझ रहे हैं, शासन में दो या अधिक दलों की प्रमुखता। दो से अधिक, या यूं कहें कि कई सारे दल मिल के शासन बनाते हों, शासन चलाते हों, बहुदल प्रणाली कहलाएंगी। और इस दल प्रणाली का उदाहरण भारत के लिए कहा जा सकता है, और निश्चित रूप से इसके गुण और दोष वे ही हैं जो लगभग द्विदल प्रणाली के हैं। व्यवस्थापिका में सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व हो जाता है, सरकार की तानाशाही स्थापित नहीं हो सकती है क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत जो है एक दल को प्राप्त नहीं हो पाता है, और मतदाताओं के समक्ष एक से अधिक विकल्प मौजूद होते हैं, और राष्ट्र दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित नहीं होता है क्योंकि बहुदल में केवल दो दलों की ही प्रमुखता, यानी कि दो विभाग ही नहीं हो सकते हैं, कई सारी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व वहाँ पर होने के कारण से कई सारे जो विकल्प वहाँ पर मौजूद होते हैं। इस प्रकार इसके भी अपने दोष हैं, कमज़ोर और अस्थायी सरकारों का गठन यहाँ पर हो जाता है। ये सरकारें कई छोटे छोटे दलों से मिलाकर किसी समझौते के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बनाई जाती है, जहाँ किसी न किसी बात पर इन दलों में झगड़ा हो जाता है, परस्पर टकराव और मनमुटाव होता है, वहीं संयुक्त मंत्रिमंडल टूट जाते हैं, बार बार नए मंत्रिमंडल बनते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि पूरे देश को पुनः चुनाव में जाना पड़ता है, सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दीर्घकालीन योजनाओं का अभाव पाया जाता है, और इस पद्धति में सरकार को ये विश्वास रहता है कि वह नहीं रहता है कि वह कब तक अपने पद पर कार्य करेंगी। इसीलिए संभव यह होता है कि जनहित में ऐसा कोई आयोजन नहीं करती और न ही उसे कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा रह जाती है, केवल सरकार चलाने का एक तंत्र, यंत्रवत जो है तंत्र बन जाती हैं। सशक्त विरोधी दल का अभाव हो जाता है और राष्ट्र अनेक समूहों में विभाजित हो जाता है। तो इसके भी अपने दोष हैं। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि एक दल, द्विदल, बहुदल व्यवस्थाओं के गुण और दोष से स्पष्ट है कि तीनों ही दलीय व्यवस्थाओं में गुण और दोष हैं, किंतु जहां एक दल पद्धति केवल अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं के अनुकूल है, वहीं द्विदल और बहुदल व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अधिक अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि बहुदलीय व्यवस्था में सरकारें कमजोर अस्थायी होती है, द्विदल व्यवस्था में सरकारें दृढ़ और स्थायी होती है, और शक्तिशाली विरोधी दल शासक दल को सावधान और सतर्क रखने की क्षमता रखता है। अतः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं, विशेषकर संसदीय लोकतंत्र के लिए द्विदल व्यवस्था को श्रेष्ठ माना जाता है। विकसित राज्यों के लोकतंत्रों की तरह विकासशील राज्यों के लोकतंत्रों के लिए भी सर्वोत्तम प्रणाली द्विदल प्रणाली है, किंतु दुर्भाग्य से आज अधिकांश विकासशील देशों में यह प्रचलित नहीं है। व्यवहार में भारत जैसे विकासशील देशों में एक दलीय प्रभुत्व के साथ बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, और अपने अनेक दोषों के बावजूद ये प्रणाली लोकतंत्र की रक्षा में सहायक कर रही है। किंतु लोकतंत्र के और अधिक प्रभावशाली संचालन के लिए जरूरी है कि क्रमशः द्विदल पद्धति का विकास हो, क्योंकि जहाँ तक भारत के दल प्रणाली का, हालांकि विद्वानों द्वारा बहुदल प्रणाली कहा जाता है, लेकिन एक काफ़ी लंबे अरसे तक आज़ादी के प्रारंभ से बाद से लगा करके और काफ़ी लंबे अरसे तक, करीब 4 दशकों तक एक दलीय प्रभुत्व वाली प्रणाली भारत में मौजूद रहती है। और मुख्यतः 89-90 में जब संयुक्त सरकारें बनना प्रारंभ होती है, तब बहुदलीय व्यवस्था का रूप यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद भी कई सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ बहुदल प्रणाली ने देश की शासन व्यवस्था को कमजोर किया, देश की शासन व्यवस्था को अस्थिर किया, और लोकतंत्र के समक्ष शासन चलाने की बड़ी चुनौतियां पैदा भारत में की गई। और एक समय ऐसा आया कि जब एक वोट से राष्ट्रीय सरकार गिरा दी गई और पुनः देश को चुनाव में जाना पड़ा। एक कार्यकाल में 2-2, 3-3 बार देश को चुनाव में जाना पड़ा। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का इससे लगा। तो निश्चित रूप से संयुक्त सरकारें कमजोर शासनों के रूप में सामने आई भारत जैसे लोकतंत्र में, और भारत में लोकतांत्रिक प्रतिमानों में दलीय प्रणाली के कोई व्यवस्थित प्रतिमान आज तक स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि प्रारंभ के 4 दशकों में कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख दल, प्रभुत्ववादी दल के रूप में संपूर्ण देश की राज व्यवस्था में काबिज रहा। उसके बाद कुछ समय के लिए दूसरे दल की सरकार बीच में गठित होती है, पुनः कांग्रेस की सरकारें आ जाती है। करीब 89-90 के शासन से जो संविध सरकारें बनना शुरू होती है, और यहीं से भारतीय दल प्रणाली बहुलवाद की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से निष्कर्ष रूप में अभी कहा जा सकता है कि भारत में दलीय प्रणाली के कोई
प्रतिमान अभी तक विशेष रूप से विकसित नहीं किए जा सके हैं। यद्यपि कई बार बहुत अच्छा शासन भी जो है, स्थिर शासन भी प्रणाली बहुदल प्रणाली ने दिया है। अब इसके बाद में शासन व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में दल प्रणाली की जो भूमिका है, दल प्रणाली की भूमिका। राज्य व्यवस्था में दल प्रणाली की भूमिका। राज्य व्यवस्था में दल प्रणाली की भूमिका। राज्य व्यवस्था में दल प्रणाली वर्तमान काल में मोटे तौर पर दो प्रकार की राज्य व्यवस्थाओं का जिक्र किया जा सकता है। सर्वसत्तावादी प्रकार की राज्य व्यवस्थाएं और दूसरी मुख्य प्रणाली जो विश्व की है वो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाएं। दोनों राज्य व्यवस्थाओं में दलों की भूमिका में अंतर पाया जाता है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में दल प्रणाली की जो भूमिका है उसके शासन संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं। ह्यूबर महोदय के अनुसार लोकतंत्र रूपी यंत्र के चलन में राजनीतिक दल ईंधन के समान कार्य करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों से उनकी भूमिका का पता चलता है। कौन कौन से कार्य, यद्यपि यहाँ वह बहुत सारे कार्य मिलते जुलते हैं जिनका पूर्व में हम जिक्र कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रीय हित में दल की नीति का निर्माण, राष्ट्रीय हित में दल की नीति का निर्माण। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल हम देख रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या रोल प्ले करती है किसी देश के जो शासन व्यवस्था में। राष्ट्रीय हित में दल की नीति का निर्माण, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपने हित के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित के लिए दल की नीति का निर्माण। दलों के संगठन में भी हमने पढ़ा था इस बात को। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याएं प्रत्येक राष्ट्र के समक्ष होती हैं और लोकतंत्र में प्रत्येक दल इन समस्याओं के हल के लिए अपने दल की नीति का निर्माण करते हैं। लोकमत को शिक्षित करते हैं। लोकमत को शिक्षित करना, लोकमत को शिक्षित करना। राजनीतिक दल संगठन और व्यवस्थित प्रचार द्वारा जनता का ध्यान राष्ट्रीय समस्याओं की ओर खींचते हैं और इन समस्याओं के बारे में अपनी दलीय नीतियों का प्रचार करते हैं। वे इस कार्य को भाषण, लेख, समाचार पत्र, प्रदर्शन, आंदोलन, पुस्तक, पुस्तिकाओं आदि के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल नागरिक शिक्षा और चेतना के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, लोकमत के संगठन और निर्माण का कार्य करते हैं। निर्वाचन संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, दलों द्वारा निर्वाचन संबंधी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है। मतदाता सूची तैयार कराने में मदद देते हैं, चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, उनके पक्ष में प्रचार सभाएं, रैलियों आयोजन करते हैं। शासन संचालन, जब इनको बहुमत मिल जाता है तो शासन संचालन का कार्य करते हैं। शासन संचालन का कार्य, बहुमत प्राप्त दल जो है शासन व्यवस्था का संचालन एक निर्धारित अवधि तक देश में करते हैं जब तक कि कोई विपरीत राजनीतिक घटना घटित नहीं हो जाती है, जब तक बहुमत इनके पक्ष में रहता है। इसके अलावा विरोधी दल का कार्य, विरोधी दल का कार्य, राजनीतिक दल जो अल्पमत में होता है वह शासन के विपरीत विरोधी दल का कार्य निभाता है और उसको नियंत्रित करता है। विरोधी दल की भूमिका निभाता है, शासन की अनुचित और जन विरोधी नीतियों का विरोध करके लोकतंत्र की रक्षा का कार्य करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा में सहायक सिद्ध होते हैं। शासन और जनता के बीच कड़ी का कार्य, शासन व जनता के बीच, शासन व जनता के बीच कड़ी का कार्य। राजनीतिक दल
शासन और जनता के बीच पुल का कार्य, सेतु का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। शासन की नीतियों को जनता के समक्ष ले जा करके उन पर जन समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और जनता की समस्याओं को शासन के समक्ष ले जा करके उनका हल प्राप्त करवा के, शासन से नीतियां बनवा के जनता की समस्याओं को दूर करवाने का प्रयास करते हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है लोकतंत्र में दलों के द्वारा, जिससे किसी क्रांति या षड्यंत्र का वातावरण जन्म नहीं लेता है। शांतिपूर्ण शासन का परिवर्तन। शांतिपूर्ण शासन का परिवर्तन चुनाव के माध्यम से दलीय व्यवस्था में जब जनता एक दल की नीतियों को नकार देती है, उसके कार्यों से असंतुष्ट हो जाती है, तो दूसरे दल की उपस्थिति से शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन को लागू कर सकती है। वे अपने प्रचार और कार्यों के द्वारा परिवर्तन के लिए जनमत बनाते हैं और परिवर्तन के लिए हिंसा और क्रांति की जरूरत उनको नहीं पड़ती है। इसके अलावा राष्ट्रीय नेतृत्व प्रस्तुत करना, राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त करना, प्रदान करना, राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करना। दलों के द्वारा एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देके उन्हें विभिन्न निर्वाचनों में उम्मीदवार बनाता है और आम जनता का नेतृत्व करने का मौका देता है। इस प्रक्रिया से ही राष्ट्र को सुलझे हुए नेता प्राप्त होते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्रीय नेतृत्व को तैयार करने का कार्य भी करते हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलों का रोल है और इसी प्रकार जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं हैं उनमें भी दल का अपना रोल है। जैसे कि दलीय सर्वोच्चता की स्थापना है, शासन का निर्माण है, निर्देशन है, संचालन है, सर्वाधिकारवादी राज व्यवस्थाओं की स्थापना करना है, जनमत का प्रतिनिधित्व करना है, परिवर्तन का नेतृत्व करना है, सत्ता का केंद्रीयकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों का निषेध, वर्गीय अधिनायक तंत्र की स्थापना, ये सभी कार्य दलों के द्वारा ही किए जाते हैं। सर्वसत्तावादी राज्यों में भी दलों के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार विकासशील राज्य व्यवस्था में दलों की जो भूमिका है, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों में अधिकांश देश विकासशील राज्य हैं और इनमें से कुछ राज्यों में सर्वसत्तावादी राज्य व्यवस्था, कुछ राज्यों में सैन्य अधिनायक तंत्र और भारत जैसे राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अधिकांश विकासशील राज्यों की जनता लोकतांत्रिक शासन के पक्ष में है। अतः विकासशील राज्यों के संदर्भ में हम भारत की राज्य व्यवस्था को एक प्रतिनिधि राज्य व्यवस्था मानते हैं और इसके संदर्भ में राजनीतिक दलीय भूमिका का अध्ययन कर सकते हैं। विकासशील देशों की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामान्य रूप से दलीय व्यवस्था की वही भूमिका है जो विकसित लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में दिखाई पड़ती है, जैसे राष्ट्रहित में दल नीति का निर्माण, लोकमत को शिक्षा, निर्वाचन संबंधी उपरोक्त सभी कार्य जो हमने अभी चर्चा किया। भारत जैसे विकासशील देशों में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में दलीय व्यवस्था की भूमिका में अन्य विशिष्ट बातें भी दिखाई पड़ती हैं जो विकसित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से भिन्न है, जैसे कि परंपरागत समाज के आधुनिकीकरण में मदद दलों द्वारा दी गई। राजनीतिक दलीय व्यवस्था ने नागरिकों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की और राजनीतिक आंदोलनों के द्वारा नागरिकों में राजनीतिक दलों के प्रति निष्ठा और भक्ति उत्पन्न हुई और विभिन्न प्रकार के सामूहिक नेतृत्व द्वारा आदतें और व्यवहारों का आधुनिकीकरण हुआ। लंबे समय से कांग्रेस के एक प्रभुत्व दल वाले दल के रूप में कार्य किया। विगत के अन्य प्रमुख दलों ने प्रभावशाली दबाव समूह की भांति कार्य किया, जिससे शासन में लोकतांत्रिक शासन और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा हुई और देश की एकता और अखंडता भी मजबूत हुई। अब जबकि भारत में लोकतंत्र लगभग स्थायित्व ले चुका है, तब राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया ने इसकी लोकतांत्रिक प्रणाली को और अधिक परिपक्व बनाना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार विकासशील लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रयास चल रहे हैं और उनकी राजनीतिक संस्कृति का भी विकास हो रहा है। वस्तुतः इन सभी क्षेत्रों में राजनीतिक दल व्यवस्था अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रही है। तो इस प्रकार दल प्रणाली का ये जो संक्षिप्त अध्ययन है वो हमने किया और नेक्स्ट क्लास में हम दबाव समूह के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।